हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आज की क्लास में। आई होप कि अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और एग्ज़ाम डेट नहीं आई है लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी करते रहना है। एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी और क्योंकि पैटर्न में चेंज हुआ है एसएससी के में, टीयर 3 जैसा पेपर जैसा पहले होता था, पहले टीयर 3 होता था एक डिस्क्रिप्टिव, वो आपको टीयर 2 में ही पकड़ाने वाले हैं। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्री से राइटिंग, ये सब उसमें आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको पहले इस फेज से तो होके गुजरना पड़ेगा। ये आपको मैथ्स वगैरह सब उसी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे क्या, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो टाइम एंड वर्क का किया था। ठीक है, और ये टॉपिक भी उनसे मिलता जुलता ही है। वहाँ पे क्या करते थे हम? वर्क कंप्लीट करते थे और यहाँ पे क्या करना है? डिस्टेंस कवर करना है। वर्क, वहाँ पे वर्क कंप्लीट करना हमारे लिए काम था, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करना हमारे लिए काम है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते थे? एक काम के फ्रैक्शंस, मतलब उसमें कैलकुलेशन में फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करते थे? एक यूनिट मान लेते थे काम को, कुछ यूनिट्स एलसीएम लेके। यहाँ पे भी हम सेम काम कर सकते हैं। फ्रैक्शन से बचने के लिए हम स्पीड्स का एलसीएम ले सकते हैं और टाइम फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हम फ्रैक्शन से बच जाएं। तो वो तो काम हम यहाँ पे करेंगे ही। दूसरा, अगर आप मैथ्स के नोट्स नहीं बना पाते हो तो हम इस क्लास में केवल फॉर्मूले और टाइप ऑफ क्वेश्चन और उनको कैसे कवर करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, ये सब उनमें क्या एक्शन लिया जाएगा, हम आज वीडियो में करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में केवल यही रहेगा, तो आप क्लास को अंत तक देखें। अगर आपको चाहिए कि आप पेपर से आधा घंटा पहले भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए और इसमें से आप अपने नोट्स बनाने में हेल्प ले सकते हो और हो सकता है आप अपनी तरफ से भी कुछ उसमें ऐड ऑन कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपका 99% काम हो जाएगा, 1% आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले फॉर्मूले से। तो पहला फॉर्मूला स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को ही एक लाइन में, मतलब एक फॉर्मूले में डालता है, और वो क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये दूरी बराबर चाल गुना समय। और इसी के ही मतलब आप और करके लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज में 3 बातें लिखवाना चाहता हूँ। ये तो फॉर्मूला आप याद कर ही लोगे, कर भी रखा होगा, बल्कि हो सकता है आपने इस तरीके से याद किया हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हो सकता है आपने इस तरीके से ये फॉर्मूला याद किया हो, लेकिन जो बात मैं आपको लैंग्वेज में लिखवाने वाला हूँ, उससे क्या होगा? आप फॉर्मूला नहीं लिखने जाओगे, वैल्यू भी नहीं पुट करोगे, आप सीधा जो आपको चाहिए वो लिखोगे क्वेश्चन में से देख के। तो यहाँ पे आप 3 बातें लिखना। क्या? जब दूरी ज्ञात करनी है, दूसरी जब चाल ज्ञात करनी है, चाल मतलब स्पीड, और तीसरी जो बहुत बार आपको करना पड़ेगा जो काम, जब समय ज्ञात करना है। ये 3 में से आपको ये जो लास्ट वाला काम है ये आपको बहुत बार करना पड़ेगा जब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, डायरेक्ट करना उसमें। देखो, जब दूरी ज्ञात करनी है तो चाल व समय की गुना करेंगे। तो चाल व समय की गुना करेंगे, और जब चाल ज्ञात करनी है तो दूरी को समय से भाग करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बात क्या है, बहुत ऐसी है कॉमन सी और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होगा, अगर आप इस तरीके से लैंग्वेज में याद रखते हो तो सीधा फॉर्मूले में इस्तेमाल कर पाओगे। और जब आपको समय ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? दूरी को चाल से भाग करेंगे। ठीक है, ये है क्या, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हम फिर भी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये
इस तरीके से याद रहनी चाहिए कि हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट ना करें, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू ना पुट करें फाइंड करने के, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा। अगर मुझे समय की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, सीधा टाइम लिखूंगा। कैसे? जिस दूरी के रिगार्डिंग मुझे जिस चाल के रिगार्डिंग मुझे समय चाहिए, उसी चाल से मैं उस दूरी को भाग दे दूंगा और सीधा लिखूंगा t1 या जो भी लिखोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पर्पज है इसका लिखवाने का। दूसरी बात, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं सेम टाइम के लिए, बराबर समय के लिए अलग अलग स्पीड से चलूं तो डिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। जैसे मैं 1 घंटे डिस्टेंस ट्रेवल मुझे करना है, 40 की स्पीड से जाऊंगा तो 40 किलोमीटर चल पाऊंगा, 60 की स्पीड से जाऊंगा तो 60 किलोमीटर चल पाऊंगा, और अगर 80 की स्पीड से जाऊंगा तो 80 किलोमीटर चल पाऊंगा। तो ये सब क्या हो रहा है, टाइम को छिपा लेने से। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं, जब, यहाँ पे भी लिख लेना पॉइंट करके, जब समान समय के लिए, समान की जगह पे आप बराबर लिख लो, अच्छा लगेगा थोड़ा लिखने में। जब बराबर समय के लिए अलग अलग चाल से चलते हैं, तब तब क्या होगा, हम्म, तब जो चाल का अनुपात होगा होगा वही दूरी का अनुपात होगा। मतलब क्या होगा, चाल और दूरी क्या होंगी, समानुपात में होंगी। जैसे d1 रेसो d2 बराबर s1 रेसो s2, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। तो अगर आपको बराबर समय के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हो। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, अगर हम समान दूरी चलें अलग अलग स्पीड से तो क्या होगा, अलग अलग समय लगेगा। मान लो आपको कहीं पे जाना है, आप अगर तेज जाओगे तो कम समय में पहुंचोगे, धीरे जाओगे तो ज़्यादा समय में पहुंचोगे। ठीक है, तो एक, अगर आप समय ज़्यादा लेते हो, बटे में ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर आएगा तो ये वैल्यू छोटी आएगी, मतलब स्पीड कम आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ये भी लिख सकता हूँ, चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, इस वाली लाइन को देख के, जो अनुपात चाल का होगा समय का अनुपात उसका उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ। और इस केस में क्या है, दूरी बराबर नहीं है, अलग अलग ही रहेगी, क्योंकि आप अलग अलग चाल से जाओगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, दूरी सेम है। यहाँ पे क्या हो गया, दूरी सेम है, तो मैं इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे, जब बराबर दूरी अलग अलग चाल से, अलग अलग चाल से तय करते हैं। ठीक है, तब ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो इस केस में क्या होगा, जो चाल का अनुपात होगा S1 रेसो S2 जो होगा, वो क्या करेगा, 1 अपॉन, हाँ कर लेते हैं चलो, T1 रेसो 1 अपॉन T2, या कैसे कहेंगे, T1 रेसो T2 बराबर 1/S1 रेसो 1/S2। ठीक है, ये तो चलो दो के लिए है, एक और जोड़ लो यहाँ पे, एक और स्पीड ले लो S3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/T3, और यहाँ पे भी करो T3 को, अगर आपको इनका चाहिए तो 1/S3। ठीक है, ये था। तो क्या हो जाएगा, जो समय का अनुपात का उल्टा करेंगे तो चाल का अनुपात आएगा, अगर चाल के अनुपात को रेसिप्रोकल करेंगे तो समय का अनुपात आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको एक रिलेशन याद रखना है। अब इन तरीके का, ये जो अपॉन वाले होते हैं ये आपने रेशो में खूब पढ़े होंगे। अगर आपको ऐसे दिया जाता है 1/5
अनुपात 2/7। 7 मैंने बहुत गंदा सा नंबर लिख लिया, इसको 10 लिख लो, 10 में तो काम ही नहीं चलेगा, 15 लिख लो चलो। अनुपात 3/10 इस तरीके से करें अगर, तो देखो इनका एलसीएम, इनका अगर मैं रेशो लेना चाहता हूँ सीधा सीधा ऐसे करके, तो क्या करूंगा, इन तीन नीचे जो होते हैं इनका एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम आएगा 30। तो 30 को 5 से भाग करोगे 5 छंग 30, 30 को 15 से भाग करोगे 2, और 2 यहाँ पहले से ही है तो 2 दूनी 4, और इसको भाग करोगे तो 10 तिया 30 और 3 तिया 9। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये वाला अनुपात आ जाएगा, ठीक है इससे। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, जैसे कि ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास है अपॉन वाली, ये वाली, तो इनसे हम ऐसा भी अनुपात बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अगर आपको चाल का अनुपात पता है बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो आप समय का अनुपात बता सकते हो, और ये काम आएगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। एक तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, बेसिक फॉर्मूला है, और दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ में ये आएगा, ठीक है। ये जो दोनों बातें लिखी गई है ना ए और बी में, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होनी है, और बहुत भर भर के आती है सीजीएल में खासकर, ठीक है। और सिपाही वाले एग्जाम में भी आती है, सिपाही वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें इससे ऊपर का नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास अभी हमने एक ही फॉर्मूले को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, और अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। दूसरा अब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ये तो हमारे स्पीड और टाइम रिलेशन के बीच की बात हो गई, ठीक है। अभी एक चीज और देख लो, हाँ साथ में बता देता हूँ, हम क्या करते हैं टाइम को निकालने के लिए, देखो टाइम अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ठीक है। तो अगर हमें हमारे पास स्पीड है जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मुझे टाइम निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस की भी तो जरूरत पड़ेगी कि कितना डिस्टेंस किससे ट्रेवल किया है। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर वो ये कहेगा बराबर दूरी ट्रेवल की है, तो फिर तो हम डिस्टेंस को कोई ऐसा नंबर मान लेंगे जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एक डिस्टेंस मान लेंगे, जैसे हम टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क मानते थे कुछ क्वांटिटी में, यूनिट्स में, ठीक है। तो ये मैंने उसके लिए बताया है आपको क्या ये, हाँ चलो देख लेते हो, इनको फॉलो करो। अगर आपको ये स्पीड का रेशो देखो, यहाँ पे तो स्पीड दी है, तो स्पीड का रेशो अगर मैं चाहूँ निकालना तो क्या आएगा, 6:2:3 आएगा, यही आएगा, है ना। 10 से भाग हो रहा है, उसके अलावा हो ही नहीं रहा। अगर आपको ये टाइम वाला रेशो चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके रेसिप्रोकल का अनुपात लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके लिए T1 रेशो T2 रेशो T3 फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। देखो 6 एलसीएम है इसका, और 6 से ही क्या कर दो, गुना कर दो इसमें, तो ये अनुपात क्या आ जाएगा, 1:3:2 आ जाएगा। ये टाइम का रेशो आ जाएगा, मतलब कि अगर उसने बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, तो 60 की स्पीड से उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 यूनिट टाइम लगेगा, 20 की स्पीड से जाएगा तो 3 यूनिट टाइम लगेगा, 30 की स्पीड से जाएगा तो 2 यूनिट। अब ये 2 घंटे भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है टाइम की यूनिट, ठीक है। मुझे लगता है कि अब ये पहला फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे ये सब, ठीक है। अब आप आइए एवरेज स्पीड के ऊपर। दूसरा हमारा क्या है, एवरेज स्पीड, औसत गति। अब हमारे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कब से कैसे निकालते हो, क्यों निकालते हो, देखो जैसे आपको कहीं पे जाना है, आप बस से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, तो वो बस या ट्रेन रुक रुक के जाएगी या अलग अलग स्पीड से जाएगी। या मान लो आप अपना मोड ऑफ ट्रेवल चेंज करते हो, तब आप अलग अलग वाहन से अलग अलग स्पीड से चलोगे। लेकिन आप क्या करोगे, आपको अपने एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आप जब बताओगे कि इतना टाइम लगा आने में, हाँ लगभग इस चाल से आ गया, या आप अपनी पूरी रनिंग कंप्लीट करते हो, तो आप उसमें अपना ओवरऑल टाइम देखते हो किस स्पीड से दौड़ा है, तो वहाँ पे हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लेके आते हैं। तो एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और कुल जाने में कितना समय लगा उसको, तो बस इन दो के ऊपर बात होती है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होता है, कुल दूरी
बटे कुल समय। ये इसको समझो थोड़ा सा। जैसे हमारे पास एक दो शहर हैं, शहर पी और शहर क्यू। कोई व्यक्ति है राम मान लो। राम ने अपना ट्रैवलिंग करना शुरू किया, एक स्टॉप आया बीच में ए और एक स्टॉप आया बीच में बी, या ये ए और बी भी क्या मान लो, शहर मान लो, छोटे शहर। यहाँ से उसको अपना वाहन चेंज करना पड़ा। पी से ए तक गया बस से, इससे गया किस में, मान लो ट्रेन से गया, और यहाँ से आगे किस में गया, कैब में गया। ठीक है, इससे आगे उसने क्या कर लिया, कैब कर लिया। तो तीनों अलग अलग स्पीड से जाएंगी। मान लो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा, चलो ट्रेन को थोड़ा सा तेज दौड़ा लो, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली गई, और ये मान लो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई। ऐसी कौन सी कैब होगी जो 24 की स्पीड से जाएगी? मान लेते हैं दिल्ली के अंदर जा रही है, शाम का समय है, फिर तो ले जाएगी ना। ठीक है, चलो अब देखो, अगर आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, अब आपको यहाँ पे क्या टाइम तो दिया ही नहीं गया है ना। तो अगर ये डिस्टेंस क्या है, बराबर बराबर है, अगर ये डिस्टेंस बराबर बराबर है, तब तो क्या होगा, तब तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में ऐसे लिखोगे। देखो, जैसे ये मान लो x है, ये x है और ये x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3x। और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, x/13 30, और ये वाला x है तो x/40, और ये x/24। ठीक है, तो ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। लेकिन जब आपको ये तीन ऐसे दिया हो ना, मतलब बराबर बराबर दूरी तय की गई हो, यहाँ पे हमारे पास स्पेशल केस भी हैं। तो स्पेशल केस की अब बात कर लेते हैं। वो तो फॉर्मूला आपका है ही। तो हमारे पास पहला स्पेशल केस क्या है, जब बराबर दूरी तय की गई हो। प्रत्येक चाल से। ठीक है, तब क्या करना है, तो आपको एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला मिलेगा, देखो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूंगा तो हो जाएगी ना बात। तो ये बनेगा हमारा 3s1s2s3 अपॉन में s1s2 प्लस s2s3 प्लस s3s1। ये देखो, ये साइक्लिसिटी भी बन गया, तो याद रखने में भी आसान है। अगर ये दो की चाल होती, मतलब s1 और s2 ही होती, तब क्या हो जाती। ठीक है, केवल दो चाल के लिए यही काम, तब क्या हो जाती है एवरेज स्पीड, तब एवरेज स्पीड हो जाती 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2, तब हमारे पास ये हो जाती। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड हो गई दो के लिए। अब इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, अगर ये डिस्टेंस मान लो ये ऐसे कर दे, x, ये 2x और ये 5x, इस तरीके से अगर वो बोल दे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 2x प्लस 5x, x प्लस 2x प्लस 5x। और जब आपको नीचे टाइम निकालना पड़ेगा, तो x/30 प्लस 2x/40 प्लस 5x/24, इस तरीके से। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी यहाँ से निकल के। ठीक है, अगर वो क्या कर दे, ये डिस्टेंस में अलग अलग चीजें बताए, और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, अगर आपका पेपर मेंस लेवल का है, सीजीएल मेंस का, तो आपको इस वाले पैटर्न पे क्वेश्चन दिखाई देंगे, और अगर आप प्री के एग्जाम में जाते हो तो आपको इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये भी बहुत कम पूछता है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि ये थ्री जब जिस स्पीड दे दी अलग अलग, मान लो अगर यही स्पीड दी हुई है, तो जब इस तरीके की स्पीड दी हुई है, तो इसके एक काम करो, इसको 36 लिख लो थोड़ी देर के लिए, या 32, इस तरीके की स्पीड दी गई है। आप कहोगे कि एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तीन डिस्टेंस के लिए, तीन अलग अलग स्पीड के लिए, तब क्या करें। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बराबर दूरी के लिए बात कर रहा हूँ केवल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन आप कहोगे s1 s2 की मल्टीप्लाई करूंगा, जोड़ूंगा, s2 s3 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो उन सब के लिए भी क्या है यहाँ पे, उन सब के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ क्या होता है। देखो, ऊपर अगर आप s1 s2 s3 की मल्टीप्लाई करते हो, तो आएगी चाल कुछ,
तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे घात कितनी है, घात वेरिएबल की, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, तो घात कितनी बनी, 3, मतलब पावर कितनी बनी ऊपर, पावर 3 बनी। नीचे देखोगे तो S1 S2, इस वाली टर्म की भी 2 ही पावर है, इस वाली की भी 2, इसकी भी 2, तो नीचे घात कितनी है, 2 घात है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऊपर घात कितनी है, यहाँ पे ऊपर 2 घात है, और नीचे देखोगे तो घात कितनी है, 1 घात है। ठीक है, तो अब जो आपको यहाँ पे सीखना है वो क्या सीखना है, यहाँ पे आपको रेशो लगाना सिखाऊंगा इसमें। इसमें आपको रेशो लगाना सिखाता हूँ। देखो, आप क्या करना, पहले इनका रेशो ले लेना, ये तीनों 8 से भाग हो रहे हैं, और इसको 8 को अलग लिख लेना, सर्कल कर लेना कि हमने 8 से भाग दिया है। तो ये रेशो क्या आएगा स्पीड का, 3:4:8 ये आया अनुपात। अब मेरे देखो, मैं S1 S2 कराऊंगा तब भी मल्टीप्लीकेशन ईजी है, S2 S3 कराऊंगा तब भी, और S3 S1 कराऊंगा तब भी ईजी है। तो रेशो से मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई तो ऊपर करूंगा, 3 मल्टीप्लाई 3 चौक 12 पंजे 60 बटे, और तीनों में नीचे क्या है, 3 चौक 12 प्लस 4 पंजे 20 प्लस 5 तिया 15। अब इन तीनों को क्या करूंगा, मैं सोल्व कर लूंगा, और इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से बाद में। ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 8 हर एक टर्म में था, 8 इसमें से भी कॉमन, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, नीचे से 2 बार 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 की 2 पावर तो कट जाएंगी, एक पावर बच जाएगी, तो इसलिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा जो ओरिजिनल आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, रेशो ने हमारा क्या काम कर दिया, आसान कर दिया। इसके लिए जब 3 स्पीड अलग अलग दी गई हो और उनकी एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी हो। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद ना आए तो फिर आप बिल्कुल बेसिक से जाना इस वाले से। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया, ये तो मैंने x बराबर दूरी के लिए ही लिख दिया है, तो मैं 3 अलग अलग दूरी के लिए लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड बटे x अपॉन S1 प्लस वाई अपॉन S2 प्लस जेड अपॉन S3। तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से जाना है तो उससे चले जाएंगे, 2 वाले में कोई दिक्कत आएगी नहीं, यहाँ पे तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, 2 में तो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं कराना, बस जोड़ देना उसको। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना जरूरी है। उम्मीद है ये फॉर्मूला आपकी समझ आया होगा अच्छे से। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। काफ़ी इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, इसको ऐसे के ऐसे ही नोट कर लेना अपनी कॉपी में। और ये घात इसलिए बताइए, ये जो मल्टीप्लाई हमने बाद में 8 से कराया है, तो ये जो इनका अनुपात होता है ना S1 S2 S3 का, तो इसकी ये जो घात है, ये इनका डिफरेंस देख लिया करो कितना डिफरेंस है, तो उसी से मतलब मल्टीप्लाई कराना है जितना डिफरेंस इनकी घात में है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा दूरी ज्ञात करने का। ठीक है, आप कहोगे डिस्टेंस तो हमने पहले भी ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ए और बी या पी और क्यू मान लो, शहर है पी और क्यू, ये 2 शहर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इधर गया S1 से और इधर से आएगा S2 से, यही जा रहा है, यही वापस आ रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा, आपको केवल ये स्पीड दी होंगी, और लेकिन इसके साथ में क्या करता है, इसके केस में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब यात्रा का कुल समय दिया हो, जब इस तरीके की बात हो, तो इसके लिए डिस्टेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, क्या, d बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू में टाइम। ये जो कुल समय दिया गया है, ये जो कुल समय दिया गया है, इससे ये टाइम है। ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हो, इसमें एवरेज स्पीड अगर आपने फाइंड कर लिया तो एवरेज स्पीड से भी फाइंड कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये एवरेज स्पीड में, यहाँ पे अगर मैं 1/2 अंदर कराऊँ और 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये एवरेज स्पीड है कि नहीं है। ठीक है, एवरेज स्पीड ही टाइम के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में ये समय लगा है,
तो डिस्टेंस अगर आप इस वाले फॉर्मूले से इसको 1/2 को हटाओ, इतने फॉर्मूले से डिस्टेंस ट्रैवल कराते हो, तो ये जाने की और आने की दोनों की डिस्टेंस हो गई, तो उसको आधा करना पड़ा है, 2 से भाग देना पड़ा है, तो इसलिए क्या होता है, ये फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि इसमें क्या होता है, टाइम का अंतर आ जाता है। जब S1 से जाएगा तो मान लो T1 समय कम या ज्यादा, और इससे जाएगा जब T2 समय कम या ज्यादा। ये दो कंडीशन बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए भी टाइमलाइन ले लेते हैं। मान लो उसका सही टाइम पहुंचने का T है, अगर T1 यहाँ पे है और T2 यहाँ पे है, ये T के दोनों के एक ही साइड में है, तो आपको बस इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, अगर ये ऐसे ना हो के, मान लो आपका ओरिजिनल टाइम यहाँ पे है, T1 टाइम इधर है और T2 टाइम इधर है, टाइम लाइन पे यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो आपको समय T1 और T2 के बीच का लेना है, ये वाला। ठीक है, इस T का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है, आपको इनके बीच का डिस्टेंस देखना है। मान लो आप पहले 5 मिनट जल्दी पहुंच रहे थे, अब किसी स्पीड से गए तो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो, दोनों ही केस में क्या हो गया, जल्दी पहुंच गए, समय से पहले पहुंच गए। तो पहले 5 मिनट और अब 10 मिनट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 मिनट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो टाइम का अंतर आएगा वो कितना आएगा, 5 मिनट आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, देखो जरा लिख दूं पहले दूसरी कंडीशन। जब यात्रा के समय का अंतर दिया हो, तो उस टाइम पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में S1 और S2 का डिफरेंस। ये जो तिरछा मिर्छा माइनस का साइन होता है, ये डिफरेंस का होता है, अंतर का, मल्टीप्लाई में T। और ये T मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, समय का अंतर है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम, और ये क्या है, टोटल टाइम। आप जब क्वेश्चन करोगे पहचान जाओगे, क्वेश्चन करते टाइम मैं रिवाइंड कराऊंगा आपको ये सब। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का हमारा ये फॉर्मूला खत्म हुआ, दोनों ही फॉर्मूले अच्छे फॉर्मूले थे। अब हम पढ़ेंगे क्या, जब आप एक तो एक्सप्रेस बस से जाते हो और एक बार कभी कभी पैसेंजर बस से जाते हो, तो दोनों ही केस में क्या होता है, जब एक्सप्रेस से जाओगे तो वो रुकते हुए नहीं जाएगी, आपको सीधा अपने आपके स्टेशन तक उतार देगी। और जब आप पैसेंजर से जाते हो तो क्या होता है, वो रुक रुक के स्टॉप लेके जाती है। तो ये जो रुक रुक के जाती है, तो मतलब क्या होगा, अगर रुक के जा रही है तो देर में पहुंचाएगी, देर में पहुंचाएगी तो एवरेज स्पीड कम होगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जब आप रुक रुक के जा रहे हो तो आपकी बस हर एक घंटे में कितने मिनट रुकती है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए देखो क्या है वो। ये थर्ड था, ये सेकंड था, ये सेकंड था पॉइंट हमारा। अब हमारे पास, नहीं थर्ड था, ये फोर्थ पॉइंट है। जब बिना रुके चाल F से तथा रुक रुक कर चाल S से यात्रा करे तो आपका वाहन प्रति घंटे कितनी देर रुकता है, ये वाली बात आपको ज्ञात करनी है। देखो ये एफ और एस मैंने क्यों लिया है, एफ इसलिए लिया है फास्ट, एफ रिप्रेजेंट करता है फास्ट को और एस रिप्रेजेंट करता है स्लो को। जब आप बिना रुके जाओगे तो तेज जाओगे और रुक रुक के जाओगे तो
लेट पहुंचोगे, ज़्यादा समय लोगे तो स्लो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रति घंटा रुकने का समय, फास्ट में से आप स्लो वाले को माइनस करना और अपॉन में फास्ट रखोगे और मल्टीप्लाई 60। अगर आप ये 60 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो ये घंटे आएगा, घंटे के अंदर ही घंटे का कोई फ्रैक्शन आएगा। और जब आप 60 से मल्टीप्लाई करा देते हो तो क्या होगा, मिनट में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर किस में आएगा, मिनट में आएगा। 60 से और गुना कराओगे तो सेकंड में आ जाएगा। बात समझे? रुक रुक के जाएंगे और बिना रुके जाएंगे, तो इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, एक तो रिलेटिव स्पीड है और एक वृत्ताकार पथ पर गति है, और दूसरा कुत्ते बिल्ली, जब आप देखते हो कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है, उसको पकड़ता है, तो छलांग वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, और बाकी हम हाई स्टैंडर्ड हाई अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। उनको हम क्वेश्चंस में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सब इन्हीं चीजों को यूज करके बनाए गए हैं। चलिए, अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, सापेक्ष गति का है, रिलेटिव स्पीड का है। सापेक्ष गति, सापेक्ष गति में केवल दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हो या एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तब तो केस एक ही है। ठीक है, आप मान लो एक दूसरे से दूर जाओगे या फिर एक दूसरे की तरफ आओगे, ये हमारा पहला केस है। और दूसरा केस हमारा क्या बनता है, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। ये S1 से जाएगा, ये S2 से जाएगा, ये S1, ये S2, ये S1, ये S2। ठीक है, ये दोनों तो एक केस में आएंगे और ये हमारा एक अलग केस है। ठीक है, केवल यही दो केस बनेंगे इसमें रिलेटिव स्पीड में। और रिलेटिव स्पीड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अब आप दौड़ना शुरू करते हो, आपने जहां से दौड़ना स्टार्ट किया, आप उस पॉइंट को रेफरेंस मानते हो। लेकिन जब आप रिलेटिव स्पीड की बात करते हो, तो आप जिस किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट या कोई वाहन दूसरा चल रहा है, दौड़ रहा है, उसको आप अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हो। मतलब उसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेक करते हो, उसके रेस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को कंपेयर करते हो। पहले कितनी ज़्यादा थी, अब कितनी कम है, या फिर पहले कितनी थी अब कितनी ज़्यादा हो गई। तो ये सब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग करते हो। मतलब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे होंगे और दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में अपनी स्पीड को देख रहे होंगे। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है। तो जब आप पहले केस में जाओगे, तो इसमें जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष गति एस जो होगी, वो क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2। ठीक है, दोनों अपनी दोनों की कुल स्पीड का योग करेंगे तो उस स्पीड से जा रहे हैं एक दूसरे से दूर। अगर ये यहाँ पे खड़ा है, ये S2 स्पीड से इस पॉइंट से दूर जा रहा है, लेकिन अगर ये भी चल पड़े तो ये अब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड से। ऐसे ही पास आने के लिए भी है। अगर ये अकेला बंदा दौड़ के पास आ रहा होता तो ये केवल इसी से पास आ रहा होता। अगर ये भी अपना दौड़ना स्टार्ट कर देगा तो अब इसकी भी स्पीड उसमें ऐड हो रही है उनके पास आने में। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से P से Q का कवर होगा, अगर एक ही व्यक्ति करेगा अपनी स्पीड से करेगा और दोनों व्यक्ति एक दूसरे के पास आएंगे, तो कहीं बीच में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे और वो डिस्टेंस दोनों की स्पीड का सम करके उस स्पीड से उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर तो क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हमारी S1 प्लस S2 हो जाएगी, चाहे तो वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हो चाहे एक दूसरे के पास आ रहे हो। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में चल गए, ठीक है, समान दिशा में, या समान दिशा मत लिखो, एक ही दिशा लिख लो, एक ही दिशा में, तब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, S इक्वल टू S1 माइनस S2। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो, या एक काम करो, इसी में मॉडुलस लगा लो, या फिर S1 डिफरेंस S2, डिफरेंस लेना है। ठीक है, जो ज़्यादा तेज चल रहा होगा और जो कम तेज चल रहा होगा उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा लेना, पॉजिटिव वैल्यू होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो देखो एक बार इसको, फिर हम इसके बाद अब सर्कुलर ट्रैक पर चलेंगे।
या एक काम करो, वृत्तीय पथ पर गति से पहले ना एक बार वो कर लेते हैं, जो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आते हैं, चोर ने पुलिस को कितनी देर पहले देखा और भाग लिया, वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, अभी सापेक्ष गति पर ही रहते हैं। देखो मोस्ट फेमस क्वेश्चन तो इसका यही है कि एक चोर ने चोरी की और चोरी करने के बाद वो जो चोर है वो भाग गया अपनी चोरी करने वाली जगह से। पुलिस आई, पुलिस ने कुछ समय बाद चोर का पीछा करना शुरू किया, तो चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा पुलिस की, और उसकी स्पीड देख रखते हैं चोर की। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पुलिस को चोर पकड़ना है तो चोर से तेज भागना पड़ेगा, और वही स्पीड आपको दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट लगाते हैं S1 और S2 का डिफरेंस का लगाते हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो, चोर को पुलिस पकड़ती है तब। तो इसमें देखो तीन तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की। दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन यही है, चोर को पकड़ने, चोर के पकड़े जाने तक लिख लो, चोर के पकड़े जाने तक पुलिस ने तो दूरी तय कर ली, इस बार चोर ने कितनी दूरी तय की, चोर ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस केस में, पहले वाले केस में आपको ये बताया जाएगा कि चोर कितना आगे है। ठीक है, तो पहले केस में जो टाइम आपका आएगा वो आएगा टाइम, टाइम नहीं, डिस्टेंस, चोर कितना आगे है, ये वाला। और अपॉन में पुलिस की चाल SP माइनस चोर की चाल ST, थीफ बोलते हैं चोर को। ठीक है, तो चोर और पुलिस की चाल का अंतर नीचे, चोर और पुलिस की चाल का अंतर नीचे रहेगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या होता है, चोर के पकड़े जाने तक पुलिस ने कितनी दूरी तय की। यहाँ पे देखो दो ही लोग हैं, चोर है, चोर दौड़ रहा है, पुलिस है, पुलिस दौड़ रही है, तो स्पीड दो ही रहने वाली है। एक काम करो, S1 S2 लिख लो इसको, चलो S1 S2 ही पढ़ते आ रहे हैं बहुत देर से, तो S1 S2 ही लिख लो। तो चोर को पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय की, देखो टाइम बराबर टाइम के लिए दौड़ेंगे, दोनों के दोनों दौड़ेंगे कि नहीं, या ऐसे कह सकता है कि चोर 40 की स्पीड से दौड़ रहा है और 5 मिनट बाद पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, तो आपको वहां पे वो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। 5 मिनट में चोर 40 की स्पीड से कितनी दूर चला जाएगा, ये डिस्टेंस होगी, चोर कितना आगे है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, दूसरी बात, जब आपको ये निकालना है, मतलब मैंने पहला फॉर्मूला जब आपको पढ़ाया था, जब आप बराबर समय के लिए दूरी तय करते हो, भाई चोर जब देख लिया पुलिस वाले ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद तो वो दोनों बराबर समय के लिए दौड़ेंगे। तो जब वो बराबर समय के लिए दौड़ेंगे, तो मैंने क्या लिखवाया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो समय बराबर हो गया, तो जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशो होगा D1 रेशो D2, तो वो क्या होगा, वो होगा S1 रेशो S2 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना ये जो रेशो मिलेगा, यहाँ पे जो रेशो मिलेगा, ये डिफरेंस ऑफ स्पीड तो लिखोगे यार, रेशो का यहाँ से जो भी आएगा, मतलब S1 रेशो S2 का जो डिफरेंस होगा, वो आप किसके बराबर रखोगे, चोर कितना आगे है। ठीक है, तो मैं इस चोर को आगे D लिख लूँ, क्योंकि यहाँ पे D से ही लिख रहे हैं, इक्वल टू D। आप इसको कंपेयर करोगे, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, D अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस, ये आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है,
अगर आपसे ये पूछा है, देखो अगर S1 पुलिस की चाल है, पुलिस की चाल में मान लेता हूँ S1 चाल, S1 चाल से, ठीक है, और चोर की चाल मान लेता हूँ S2 चाल से, ठीक है, चोर की चाल मैंने S2 चाल मान ली है। तो देखो जो डिस्टेंस ट्रेवल पुलिस वाला करेगा वो तो S1 करेगा, जो ये करेगा वो S2 करेगा। तो इसकी जो मल्टीप्लाई कराओगे आप, इसमें डायरेक्ट कराना यहाँ पे S1 S2 में, तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगी किसने कितनी ट्रेवल की है। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे पूरी पूरी ऐसी। ठीक है, और ये दोनों मैंने एक ही में बता दी, ये वाली बात मैंने यहाँ पे भी बता दी, इसमें भी यही लागू होगी। D1 रेसो D2 यहाँ पे भी वही आएगा, S1 रेसो S2 के। और यहाँ पे भी आप इनका डिफरेंस लोगे, आपको चोर की निकालनी है इस बार, चोर जाने तक चोर ने कितनी दूरी तय की, तो चोर की स्पीड S2 है, तो S2 ही इसका डिस्टेंस का रेशो आएगा, मतलब D2 यहाँ पे आएगा। तो इसमें आप किसकी मल्टीप्लाई करा दोगे, इस वाले यूनिट की मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, और ध्यान रखना, चोर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, चोर ने पहले भी दूरी तय की हुई होती है, तो आप ये देखना उसमें आपको पकड़े जाने तक उसमें वो दूरी ऐड करनी है या नहीं करनी है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको स्पेसिफाई नहीं करूंगा। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आएगा, आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे टाइम निकालोगे ना ये, और फिर आप स्पीड से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो काम बढ़ जाएगा। आपको यहाँ पे सीधा स्पीड का रेशो लेना है, ये 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, जिसमें भी मल्टीप्लाई जिसकी पूछिए उसमें मल्टीप्लाई कराओगे, टाइम निकालने नहीं जाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया, सापेक्ष गति कंप्लीट हो गई, इसके बाद सापेक्ष गति में कुछ नहीं बचता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वृत्ताकार पथ पर गति। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वृत्ताकार पथ पर गति है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक कोई सर्कुलर ट्रैक हो गया, जैसे आप रनिंग करने जाते हो, यहाँ से दौड़ स्टार्ट हो गई, ये आपका फ्लैग हो गया, यहीं पे स्टार्ट करते हो, यहीं पे फिनिश करते हो। तो जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हो, आपके साथ और भी कोई दौड़ रहा होता है। ठीक है, आपके साथ जो भी कोई दौड़ेगा, आपको जैसे जैसे आप कोई मतलब सेम स्पीड से तो दौड़ते नहीं हो, जैसे आपसे तेज दौड़ने वाला कोई होगा वो घूम के आएगा, फिर से आपसे आगे निकल जाएगा। तो सर्कुलर पाथ पे यही होता है। एक तो यहाँ से दो क्वेश्चन तो यही बनेंगे कि वो दोबारा कब मिलेंगे, मतलब एक बार तो जब स्टार्टिंग में शुरू में दौड़ स्टार्ट किए तब तो मिले ही है वो, इसके बाद वो पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार वो हो सकता है कहीं पे बीच में मिले ट्रैक पे, है ना, एक तो क्वेश्चन यही बनेगा। तो तीन चार तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पहले वही लिखता हूँ, पहली बार कब मिलेंगे। दूसरा जो टाइप बनेगा वो बनेगा पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। ठीक है, ये दो हो गए। और जो तीसरा इसमें बनेगा, तीसरा इसमें ये बन सकता है, निश्चित दौड़ पूरी करने में तेज धावक धीमे धावक को कितनी बार पीछे छोड़ेंगे, पीछे छोड़ेगा। एक ये बनेगा। ठीक है, और दो टाइप और बनेंगे इसमें, दो में क्या एक टाइप और बनेगा, उसी के दो सब पार्ट हैं, उसको मैं ए लिख लेता हूं, पथ पर कितने स्थानों पर मिलेंगे। इसके दो सब पार्ट हैं, पहला पार्ट जब समान दिशा में दौड़ते हैं, और दूसरा
जब विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या है, 5 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वृत्ताकार पथ पे, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपको वो पहली बार मिलाने हैं, ठीक है, तो पहली बार वो कब मिलेंगे, जब वो यहां से जैसे स्टार्ट हुए, तो पहली बार मिलने के लिए क्या है, जो तेज धावक है उसको ये पूरा चक्कर दौड़ के इसके पीछे वापस आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये है, जैसे तेज धावक धीरे वाले से थोड़ा सा आगे निकल गया शुरू में ही, तो जब इसको वापस वो मिलेगा आके, तो ये पूरा चक्कर कहीं ना कहीं ये खत्म कर रहा होगा, तो ये वापस इस पे मिलेगा। अगर ये मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, यहीं पे इसी जगह पे खड़ा कर देता हूँ, तो ये पूरा चक्कर दौड़ के आएगा, तब इसको मिलेगा। ऐसे ही अगर ये भी दौड़ रहा होता है, तो फिर वो इसके पीछे से आके ही तो मिलेगा, लेकिन तब तक ये भी कुछ दौड़ जाएगा, तो जो इनके बीच में डिस्टेंस कवर होगा, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो अगर ये देखो सेम डायरेक्शन में ही दौड़ेंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या थी सेम डायरेक्शन में दौड़ने के लिए, तो S1 माइनस S2 थी कि नहीं थी, S1 माइनस S2 थी। तो मैं मान लेता हूँ ये जो चक्कर की लेंथ है, पथ की लेंथ है, पथ की लंबाई बराबर d मान लेते हैं। तो ये जो पहली बार मिलने का समय होगा, ठीक है, पहली बार मिलने का जो समय है, समय ही निकलेगा यहाँ से, तो वो क्या आएगा, d अपॉन S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, इसको मॉडुलस में लिख लेना, मॉडुलस। ठीक है, अभी आप पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में पढ़ो। ये आ गया पहली बार मिलने का। अब पहली बार प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, पहली बार प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको इनका टाइम पता होना चाहिए। मान लो कुछ लोग हैं A B C D भी ले लो, चलो अगर ये T1 में जाएगा, ये T2 समय में चक्कर पूरा करता है, ये T3 में करेगा, ये 4 में करेगा। जैसे सबकी चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, तो हर एक को अलग अलग समय में चक्कर पूरा करेगा हर एक व्यक्ति। तो अगर पहले वाला व्यक्ति T1 समय में, दूसरे वाला व्यक्ति T2 समय में, इस तरीके से वो चक्कर पार करेंगे, पूरा करेंगे, तब आपको वो प्रारंभिक बिंदु पे अगर मिलाने हैं एक साथ, तब आपको क्या करना है, तब आपको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ T1 T2 T3 T4, और कितने भी हों, ठीक है, और ज्यादा व्यक्ति हैं तो और ज्यादा का लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पहले करा हो, जो वो क्वेश्चन पढ़ा होगा, किसी चर्च में घंटी बजती है 3, पहली 2 सेकंड में, दूसरी 3 सेकंड में, चौथी 5, तो तीसरी 5 सेकंड में, तो वहां पे वो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो वो वाला क्वेश्चन आता है, वो सेम एलसीएम वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एलसीएम वाले चैप्टर का ही है। इसमें तो ये स्पीड से रिलेटेड दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन वाकई में नहीं तो एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। तीसरा क्या है, निश्चित दौड़ पूरी करने में तेज धावक धीमे धावक को कितनी बार पीछे छोड़ेगा। तो कितनी बार पीछे छोड़ेगा की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार कब मिलने का यहाँ पे समय आ गया, पहली बार मिलने का यहाँ पे क्या आ गया, समय आ गया। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे कि नहीं बताओ। अब अब हमें क्या करना है, पहली बार मिलने के समय तक वो जितना दौड़ लेगा, मान लो अगर पूरी रेस 5000 मीटर की है, ठीक है, 5000 मीटर की है, और ये इसको पहली बार मिलने के लिए, अगर ये 200 मीटर का चक्कर में मान लेता हूं, 200 मीटर है चक्कर की लंबाई, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ऐसे ही समझाने के लिए। अगर चक्कर की लंबाई 200 मीटर है, तो इसको 200 मीटर पूरा करके आना पड़ेगा इसके पीछे से, मतलब रिलेटिव स्पीड इस तरीके की होगी कि ये 200 मीटर का चक्कर करेगा, किसी टाइम में पूरा करेगा। मान लो T1 समय में इसने पूरा किया है, ठीक है, तो इस 200 मीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए रिलेटिव स्पीड से वो अपनी स्पीड से कितना दौड़ गया, मतलब कि ये है, जैसे आप किसी के पीछे भाग रहे हो, आपके बीच में मान लो 20-30 फुट का गैप है, अगर आप उसको भाग भाग के पकड़ोगे, वो भी भागेगा, आप भी भागोगे, तो यही 20 फुट का गैप या 20 मीटर का गैप कवर करने के लिए आपको कितना दौड़ना पड़ा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये जो 200 मीटर है, इसको कवर करने के लिए जो तेज धावक है उसको कितने मीटर दौड़ना पड़ा। मान लो अगर 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ गया, 1 किलोमीटर दौड़ के उसने 200 मीटर कवर किया, तो एक चक्कर चढ़ाने के लिए उसे कितना दौड़ना पड़ा, 1 किलोमीटर। तो अगर वो इसी तरीके से हर किलोमीटर पे एक चक्कर चढ़ा देता है, मतलब एक बार उसको पीछे से आके मिलेगा, उसको क्रॉस करके जाएगा, तो हर बार क्या होगा, पहले 1000 मीटर में गया, फिर 1000 मीटर बाद फिर आके क्रॉस करेगा, ऐसे ही फिर 1000 मीटर बाद आके क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
ये जो मैंने टी निकाला है, इसको मैं टी लिख लूं, टी निकाला है, तो इस टी की मल्टीप्लाई करेंगे किसके, तेज धावक S1 को मैंने तेज मान लिया है, तो S1 मल्टीप्लाई टी, इससे भाग दे दोगे तो ये पता चल जाएगा कितनी बार उसको वो पीछे से आके क्रॉस करके जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब पथ पर कितने स्थानों पर मिलते हैं ये बात आई। अगर आप यहाँ पे देखो S1 और S2 को स्पीड होंगी 2, और उनके बीच का रेशो हमें मिला है A रेशो B। भाई दोनों धावक S1 S2 स्पीड से गए और उनकी स्पीड का अनुपात क्या है, A अनुपात B दिया गया है। तो जब वो समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो जो पथ पे मिलने वाले बिंदु होंगे, मिलने वाले स्थान, जैसे एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, मतलब वो ये पूछ रहा है कि वो ऐसे कितने पॉइंट्स पे मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ये मिल रहा है ना, इस बिंदु पे मिला, इस बिंदु पे मिला, इस बिंदु पे मिला, इनके अलावा वो कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिला है तो फिर दोबारा कहीं ना कहीं यहीं पे आके मिलेगा, या इस, और ये दूसरी बार में अगर यहाँ पे मिलता है तो इनके बीच में वो कहीं पे भी मिल नहीं सकता, चाहे वो कितने ही चक्कर लगा ले दोनों के दोनों एक ही स्पीड से। ये बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे, S1 और S2 का आप रेशो निकालिए, तो यहाँ पे तो जो n की वैल्यू है तो वो हो जाएगी A प्लस बी, और जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, A माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, A माइनस बी, तेज वाले में से स्लो वाले की स्पीड का रेशो घटा देना तो आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है वृत्ताकार पथ पे गति आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जंप वाला। कुत्ते को अगर कोई खरगोश पकड़ना है और दोनों की आपको स्पीड क्या दी गई है, जंप में बता के दी गई है कि वो इतनी जंप लगा रहा है कुत्ता, खरगोश इतनी जंप लगा रहा है, लेकिन केवल जंप से काम नहीं चलेगा। अगर आप जंप जंप को देखोगे तो खरगोश ज्यादा जंप लगा लेगा। ठीक है, खरगोश की जंप भी ज्यादा दी होती है, या शिकार की जंप ज्यादा दी होंगी, शिकारी की जंप कम दी होंगी, हमेशा ऐसा ही मिलेगा। लेकिन जब उसको वो पकड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो पीछे से उसको पकड़ रहा है वो तेज दौड़ रहा होगा, तो कुत्ता अगर कम जंप भी लगा रहा है तो अपनी जंप में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, तो इसलिए क्या करेगा, वो उसको अपने शिकार को पकड़ लेगा, चाहे वो खरगोश हो कुछ भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ लिख के क्या बनेंगे। ठीक है, और हमारा एक फॉर्मूला और रह गया है, तो उसको भी मैं पहले डिस्कस कर लूंगा, फिर मैं जंप के बारे में बात करूंगा। ठीक है, या पहले जंप के बारे में ही कर लेते हैं, चलो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक हमारे पास डॉग है, एक हमारे पास रैबिट है, ये लेता है 5 जंप और ये लेता है 7 जंप। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको जंप बताएगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 6th या 7th, जो भी है अपना सही से डाल लेना। ये जंप दी होंगी और यहाँ पे वो क्या कहेगा, यहाँ पे देगा डिस्टेंस इन पर जंप, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस इन पर जंप दे देगा। जैसे मान लो डॉग की दी है 8 मीटर और रैबिट की दी है 5 मीटर। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर मैं देखूं ये जितने समय में, यहाँ पे क्या कहता है, वो टाइम सेम रखता है, टाइम क्या रखेगा, टाइम इक्वल रखेगा। मान लो एक एक मिनट में या 1 सेकंड में कुत्ता 5 जंप लगाएगा, 1 सेकंड में खरगोश 7 जंप लगाएगा, या 2 सेकंड में कुत्ते ने 5 जंप लगाई, खरगोश ने 7 जंप लगाई, मतलब टाइम बराबर रखेगा वो। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर आप इनकी स्पीड का रेशो लोगे या इनकी स्पीड निकालोगे तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, 8 × 5 = 40। ठीक है, 5 × 8, और इसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 7 × 5 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 8 × 5 = 40 मीटर, और ये हो जाएगा, ये पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम हमें नहीं पता टाइम की यूनिट क्या है, तो इसलिए मैंने पर यूनिट टाइम लिख दिया। मीटर, ये 35 मीटर पर यूनिट टाइम। ठीक है,
तो ये इनकी स्पीड का रेशो आ गया। अब जब आपके पास स्पीड का रेशो आ गया, कितना उनके बीच में डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यूज करोगे। तब आप इसमें क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड यूज करोगे। ठीक है, स्पीड आ गई, ये S1 हो गई, ये S2 हो गई, और वो यहाँ पे आपको ये भी बताएगा खरगोश कुत्ते से D मीटर, बड़ा D लिख लेते हैं, D मीटर आगे है। तो पकड़ने का जो समय आएगा वो T बराबर क्या आएगा, D अपॉन S1 डिफरेंस S2। ठीक है, आपको ये वाली S1 S2 निकालने में यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें एक तरीके से और वो देता है, यहाँ पे क्या कहता है पता है, वो ये नहीं देगा कि ये 8 मीटर में इतना जंप किया, ये 5 मीटर में इतना जंप किया, नहीं। वो क्या कहता है, कई बार वो कहता है डिस्टेंस ऑफ थ्री जंप इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 7 जंप। इस तरीके से अगर वो कई बार दे देता है, मतलब यहाँ पे तो देगा एक टाइम में कितनी जंप लगा रहा है, और फिर यहाँ पे देगा कि कितना डिस्टेंस उनका इक्वल होगा। मान लो एक कुत्ता 3 जंप में 10 मीटर दौड़ता है, खरगोश 7 जंप में 10 मीटर दौड़ता है, मतलब डिस्टेंस उनकी जंप के हिसाब से दे देगा। तो यहाँ से आपको अब स्पीड का रेशो ही मिल पाएगा, एग्जैक्ट स्पीड नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और इस केस में जो क्वेश्चन भी आपका बनेगा वो एग्जैक्ट के लिए नहीं बनेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन की लिस्ट में, जब आपको आएगा तो एक बार और डिस्कस करूंगा अच्छे से, तब आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप अपने हिसाब से मेंशन करोगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अगर यहीं पे लिख दूंगा बिना क्वेश्चन समझाए तो फिर शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे बनते हैं इसके। अब इसके आगे हम अपने अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 45 क्वेश्चन में मैंने आपको ये जब फॉर्मूले सारे के सारे आपके अच्छे से समझा दूंगा 45 क्वेश्चनों में, या हो सकता है 50 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए रख लूँ। इसके अलावा जब आप रिवीजन भी करोगे, या तो इस वीडियो का रिवीजन कर लेना, या जो आपने ये नोट्स बनाए हैं इनका रिवीजन कर लेना, और अगर किसी क्वेश्चन को करने की जरूरत महसूस होती है तो क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो आपका रिवीजन इससे ही हो जाएगा। और रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम में अपना स्कोर बूस्ट करने का। बिना रिवीजन के आप अपना स्कोर बूस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले हो गए, इन्हीं सब फॉर्मूलों को यूज करके कुछ अच्छे अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के रहने वाले हैं जिनको मैं कराऊंगा। तो आप जुड़े रहना हमारे साथ, और ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें हमारी क्लास को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।